सभी गांव वाले सो रहे थे। तभी बाहर की आंधी तेज हो जाती है। साथ ही बाहर बारिश भी शुरू होती है। जहां सभी सो रहे थे तो वहीं रघु की आंख एक बार फिर खुलती है। और अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बार फिर अपनी खिड़की के पास किसी की परछाई देखता है। पर वो परछाई किसकी है? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए रघु अपने डर पर काबू पाता है और अपने कमरे के बाहर जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है वैसे ही एक बार फिर उसको एक परछाई नजर आती है जो कि बाहर की तरफ जा रही थी। अफसोस की बात ये थी कि गलती से रघु का ही हाथ उसके गले पर लगता है और उसका ताबीज नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रघु घर की चौखट को लांघता है वैसे ही उस लड़की का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और उसके हाथ के लंबे लंबे नाखून निकल आते हैं। ये देखकर रघु डर जाता है और डर कर वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है वैसे ही वो लड़की उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो रघु? तुम मुझे इस बारिश में छोड़कर कैसे जा सकते हो? जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो तुम गए नहीं, लेकिन अब मुझे छोड़कर तुम जा रहे हो। कौन हो तुम और इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम देखने में कोई मामूली लड़की तो नहीं लग रही। हाँ, मैं कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि मैं एक पिशाचनी हूँ। पिशाचनी जो एक बार किसी का खून चख ले तो वो उसको मारे बिना नहीं छोड़ती। हे भोलेनाथ, ये पिशाचिनी है, मेरी जान बचाओ भोलेनाथ। मैंने तो इस पिशाचिनी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? पिशाचिनी, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और तो और तुमने तो मेरा खून भी नहीं चखा। जैसा तुमने अभी कहा कि तुम जिसका खून चख लेती हो तो तुम उसे नहीं छोड़ती। अरे ना तो मेरा खून बहा और ना ही तुमने मेरा खून पिया, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इन गांव वालों के साथ रह गए। अब जब इन गांव वालों के साथ रहे हो तो उसकी सजा भी भुगतो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि मेरे गले में ये ताबीज। रघु अब जब अपने गले पर हाथ रखता है तो उसके गले में कोई ताबीज नहीं था। ये देखकर पिशाचनी जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ है तेरा ताबीज? अरे मूर्ख, तेरा ताबीज तो कब का गिर गया। एक तरफ पिशाचनी और रघु की बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वालों के कानों में उन दोनों की आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले अपनी खिड़की खोलकर रघु और पिशाचनी को आपस में बातें करता हुआ सुन रहे थे और देख रहे थे। जहां पर पिशाचनी उसको अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी के मन में खौफ आ जाता है। एक बार फिर पिशाचनी गांव में प्रकट होती है और गांव वालों को धमकी देते हुए कहती है, सभी गांव वालों कान खोल कर सुन लो, मैं वापस आ गई हूँ और इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सभी गांव वालों को तबाह कर दूंगी, तबाह। इस गांव में अब मौत का तांडव शुरू होगा और तुम सबको मौत दूंगी मैं। इतना बोलकर पिशाचनी फिर गायब हो जाती है। लेकिन पिशाचनी के बोल सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा कर ही देते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और भोलेनाथ की आरती करने लगते हैं। सभी भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। अपने भक्तों की प्रार्थना और उनको इतने संकट में देखकर भोलेनाथ भी चिंतित हो जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, देवी, हमारे भक्त पृथ्वी पर काफी संकट में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस पिशाचिनी का अंत नहीं कर सकते। हमें कोई राह नजर नहीं आ रही। इसमें आपका क्या विचार है? प्रभु, आप तो जानते हैं, फिर भी ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। परंतु अगर फिर भी आपने मुझसे ये सवाल किया भी है तब मैं आपको एक ही जवाब दूंगी कि आप हमारे सबसे बड़े और सच्चे भक्तों के पास जाएं और उन्हें इन मासूम इंसानों की मदद करने पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। आप सही बोल रही हैं देवी। शायद अब हमें उन्हें ही पृथ्वी लोक पर भेजना होगा, नहीं तो ये पिशाचिनी इन मासूम लोगों का जीना दुश्वार कर देगी। भोलेनाथ पार्वती की बात को मान लेते हैं और नागलोक में प्रकट होते हैं, जहां वो देखते हैं कि नाग नागिन आपस में बैठकर सुकून भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही भोलेनाथ नागलोक में प्रवेश लेते हैं वैसे ही सभी नाग नागिन अपने शीश को झुकाकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं
और भोलेनाथ को देखकर नागलोक की शेष नागिन नैना भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, आप अचानक हमारे नागलोक में प्रकट हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो आपको स्वयं हमारे नागलोक में प्रवेश करना पड़ा? नैना, तुम मेरी सबसे बड़ी भक्त और इस नागलोक की शेष नागिन हो, और इसी नाते मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन नगीना को पृथ्वीलोक पर भेज रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वीलोक पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है और उसी संकट को तुम्हें नष्ट करना है। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु, परंतु पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसकी वजह से आप स्वयं नागलोक में आए हैं? तुमने बिल्कुल सही सवाल किया है नगीना, और बस तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। इस तरह से भोलेनाथ अपने हाथों द्वारा एक नीला गोला प्रकट करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हुई प्रतिक्रियाएं उस गोले में दिखाई जाती है। ये देखकर अब नागलोक के सभी नाग नागिन समझ जाते हैं कि पृथ्वी लोक पर किसी पिशाचिनी ने अपना आतंक फैलाया है। ये देखकर नैना नागिन कहती है, हे भोलेनाथ, ये देख मैं सब समझ गई कि आपने हमें पृथ्वीलोक पर जाने के लिए क्यों चुना है। हम आपके इस चुने गए कार्य को सफल करेंगे, साथ ही मैं इस कार्य में खरी उतरूंगी। हाँ प्रभु, नैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं और नैना अब नागलोक में तभी कदम रखेंगी जब उस पिशाचिनी का अंत करेंगे। तुम दोनों अपने कार्य में सफल होकर जरूर आओगी, साथ ही मैं हर मोड़ पर तुम दोनों के साथ खड़ा रहूंगा। तथास्तु। भोलेनाथ नैना और नगीना को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहीं अब नगीना और नैना शिव जी द्वारा चुने गए कार्य को पूर्ण करने पृथ्वी लोक पर जाने के लिए सभी से मेल मिलाप करती हैं। उनको इस तरह से सभी से मिलता जुलता देखकर नगीना और नैना की माँ मोहिनी नागिन कहती है, मेरे बच्चों, तुम एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें और भी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ। माता, लगता है आप भूल गई कि मैं एक शेष नागिन हूँ और मेरे द्वारा ही आप तक ये शक्तियाँ पहुँची हैं। शेष नागिन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सभी की शक्तियाँ ना लूं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू एक शेष नागिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्तियाँ अपनी दूसरी बेटी नगीना को देना चाहती हूँ। नगीना बेटा, मैं तुझे अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ ताकि तू मेरी सम्मोहन की शक्तियाँ उस समय इस्तेमाल कर सके जब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तू मेरी सम्मोहन की शक्तियों से किसी को भी मोहित कर सकती है और उसको डस कर उसका काम तमाम कर सकती है। नगीना अपनी माँ की सम्मोहन शक्तियाँ लेने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद मोहिनी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक लाल रंग का प्रकाश प्रकट करती है। थोड़ी देर बाद वो लाल रंग की रोशनी नगीना के पेट में चली जाती है, जिसके कारण नगीना की आंखें लाल हो जाती है। नगीना अब अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है, जहाँ नगीना आधी नागिन और आधी काली नागिन बनी थी। उसके इस रूप से सब समझ चुके थे कि नगीना को अब उसकी माँ की शक्तियाँ मिल चुकी है। इस तरह से नगीना और नैना अब सभी से गले लगते हैं और अपनी आंखें बंद करके नागलोक का द्वार खोलते हैं। नागलोक का द्वार खुलने के बाद नैना और नगीना पृथ्वी लोक पर जाते हैं। जैसे ही नगीना और नैना पृथ्वी लोक पर अपने कदम रखते हैं, वैसे ही धरती हिलने लगती है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो। आंधी अब तूफान में बदल जाती है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे ये कहानी क्या नया मोड़ ले।